नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इस वक्त भारत 24 के साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। रविशंकर प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं भारत 24 पर सर। और क्योंकि आज बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया, कैसे 100 दिन के एजेंडे को सरकार ने लागू करने के लिए तमाम प्रयास और कोशिशें की और उनको धरातल तक पहुंचाया। सबसे पहले इन 100 दिन के काम को आपकी सरकार मोदी 3.0 कैसे आंकती है? देखिए, आंकने का काम आपका है, आंकने का काम जनता का है। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि आप देखिए, धारा 370 समाप्त हुई। आज कश्मीर में चुनाव हो रहा है। जहां पहले गोलियां चलती थी, धमाके होते थे, लोग मरते थे, आज लोग घूमकर वोट मांग रहे हैं। आज लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहा है। आज वहाँ भारत माता की जय हो रही है। आज लोग संविधान की शपथ ले रहे हैं और एक पीसफुल चुनाव हो रहा है। और कश्मीर को चुनाव के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ये भी घोषणा हो रही है। लेकिन विकास के साथ आतंकवाद को नियंत्रित करते हुए, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। मैं आपसे पूर्णिमा जी कहना चाहूँगा, बाकी आप देखें, किसानों के लिए 5 लाख का आयुष्मान, 70 के ऊपर उसकी आमदनी कुछ भी हो सबके लिए। आज बड़ी संख्या में भारत दुनिया का सेकेंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया, तो सेमीकंडक्टर भी बन रही है, तो लखपति दीदियों का भी कार्यक्रम हो रहा है, तो वंदे भारत भी चल रही है, तो मेट्रो ट्रेन का एक्सपेंशन भी हो रहा है, नए नए एयरपोर्ट भी खुल रहे हैं। आज भारत एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में दुनिया का बिगेस्ट मार्केट बन गया है। तो हर क्षेत्र में जो कहते हैं सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी विकास, वो दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल सर, आप लोग कहते हैं कि हम सिर्फ कहते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। और निश्चित तौर पर आपने 100 दिन के एजेंडे के साथ शुरुआत की मोदी 3.0 में। सबसे बड़ी बात इस बार का फर्क ये था कि आप गठबंधन की सरकार में थे, एनडीए में। ये कहा जा रहा था कि बहुत कुछ ऐसा है आपकी वर्किंग में जिस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और चूंकि आपने जम्मू कश्मीर की सबसे पहले बात की है, तो कश्मीर में आपके 100 दिन के एजेंडे में किए गए काम, विकास कार्य जो वहां तक पहुंचाए गए, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल अब भी हैं। खासतौर पर अब जब चुनाव होने हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वहां कोलिशन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो कि बार बार 370 और स्टेटहुड का मुद्दा उठाती हैं। मैं आपसे एक बात कहूंगा, 370 को समाप्त करने की बात करने वाले एनसी और पीडीपी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी ने जो अपना एजेंडा दिया है, उसमें 370 पर खामोशी है। और एक बात आप समझिए, 370 समाप्त हुआ, संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 368 के मुताबिक संविधान में बदलाव किया गया। और इसके बाद क्या हुआ? 2/3 बहुमत से पारित हुआ। तो 2/3 बहुमत सदन में, संसद के लिए आपके पास संख्या होनी चाहिए ना। तो 5 लोकसभा की सीट है, अगर एनसीपीडी पीडीपी को पूरी भी आ जाए तो कहां से बदलेंगे? तो ये कौन सी बात कही जा रही है? किसको समझाया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी खामोश है। 370 इतिहास है, खत्म हो गया, कभी नहीं आएगा। ये आपको हम साफ साफ कहना चाहते हैं। आज कश्मीरी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गया है और लोगों ने विकास को देखा है। लेकिन फिर भी सर, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जो इस कहावत को चरितार्थ करता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। क्योंकि जाहिर बात है कि 370 सेंट्रल का मैटर है, लेकिन फिर भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में वहां की रीजनल पार्टीज ने इसको शामिल किया और कांग्रेस ने इस पर कुछ नहीं कहा। जाहिर बात है, ये सवाल अमित शाह जी की तरफ से पूछा भी गया था कि 370 पर राहुल गांधी का स्टैंड क्या है। बहरहाल उन्होंने इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किया, लेकिन कोलिशन में जिनके साथ हैं, शायद उनकी कोई प्लानिंग ही नहीं है कि अगर वो जीतने की बात करते हैं या जीतते भी हैं हाइपोथेटिकली, तो फिर उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उनका होगा क्या? नहीं, देखिए, ऐसा है कि उनका क्या होगा ये वो तय करेंगे, लेकिन धारा 370 समाप्त तो नहीं कर सकते। मैंने आपको संवैधानिक रूप से बता दिया जी। उन पर संख्या ही नहीं है, तो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? तो छोड़िए उस बात को। आज मुझे खुशी इस बात की है कि अब 100 दिन का प्रधानमंत्री का एजेंडा पूरा हुआ, तो कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत है, कश्मीर की जनता खुश है। जहां गोलियां चलती थी, जनता आज वोट के लिए
पूरे प्रयास कर रही है, रात रात भर कैंपेन हो रहा है। तो ये लोकतंत्र की विजय है और उसके लिए प्रधानमंत्री का बहुत बहुत अभिनंदन मैं करना चाहूँगा और वहाँ की जनता को नमस्कार करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, और क्योंकि आज जिन एजेंडेस पर सरकार शुरू के 100 दिन में काम कर रही थी, उसमें महिलाओं से लेके, युवा से लेके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके साथ किसानों से लेके ऐसी बहुत सारी योजनाएं रहीं जिनको आपकी तरफ से लागू किया गया। तो मैं इन तमाम लोगों को चुनावों से जोड़ना चाहती हूँ, और क्योंकि हरियाणा में भी चुनाव होने हैं, हरियाणा में जाहिर बात है कि किसानों का एक बड़ा वर्ग है, और आपके 100 दिन के एजेंडे में किसानों के लिए भी बड़ा काम किया गया। उसको सरकार किसानों के समक्ष कैसे रखना चाहती है? देखिए, एक बात को समझिए, देश में तो चुनाव हमेशा होते रहते हैं। अभी हरियाणा और कश्मीर में है और 2 महीने बाद महाराष्ट्र और झारखंड में होगा। केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, फिर दिल्ली में हो सकता है, अगले साल और चुनाव होगा, बिहार में होगा, बाकी प्रदेशों में होगा। लेकिन अगर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप के लिए व्यवस्था की गई है, अगर सारी कंपनियों को 3,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जा रहा है कि आप रखेंगे, तो अगर मुद्रा योजना की मियाद को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख किया गया है, अगर लखपति दीदी की योजना है, अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दिया गया है, तो पूरे देश के लिए दिया गया है। इस बात को समझिए आप, ये सिर्फ हरियाणा या कश्मीर पर नहीं है। तो मोदी जी देश के लिए सोचते हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि मैं देश का आईटी मंत्री भी रहा हूं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत कहां से कहां पहुंच गया। 2 फैक्ट्री थी, आज 270 है। अब भारत की अगली छलांग कहां है? सेमीकंडक्टर पर। सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ी उपकरण है। क्या गाड़ी, क्या टेक्नोलॉजी, क्या टेलीविजन, क्या मोबाइल, सब चीज़ों में। तो आज भारत सेमीकंडक्टर बनाने जा रहा है, उसकी फैक्ट्री सुन रही है, आप देख रही हैं, विदेशी कंपनियां आ रही हैं। आज भारत हाई एंड रिसर्च में आगे जा रहा है। आज भारत में सेना के विमान बन रहे हैं। आज भारत में बड़ौदा में आपके कमर्शियल प्लेन भी बन रहे हैं, आप देख रही हैं, विदेशी कोलैबोरेशन से बन रहे हैं। तो चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो किसानों की चिंता हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, या हाई एंड टेक्नोलॉजी हो, या एयरक्राफ्ट करियर हो, या फिर आपके आयुध हो, सेना के लिए जो एम्यूनिशन बनने की बात है, वो सब बन रहे हैं। क्या राइफल हो, क्या टैंक हो, तो या तेजस विमान हो। तो इसे कहते हैं समग्र दृष्टि में प्रयास। ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसमें जो नोड्स बन रहे हैं। और इस बार एक बात जान लीजिए आप, इस बार के बजट में इस बात की घोषणा की गई है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपया खर्चे किए जाएंगे। मतलब समझती हैं आप, 11 लाख करोड़ का मतलब है इतना अधिक विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को नौकरी मिलेगी, बाकी कुछ होगा। तो हम लोग काम करते हैं और काम जमीन पर उतरता भी है। ये मोदी जी की खासियत है। बिल्कुल सर, और इसीलिए शायद आपका ध्येय ये रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उसी के साथ आप अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक ये विकास की धारा पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए डबल इंजन की सरकार भी आपकी सरकार बात करती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात जिसको लेकर जिक्र हो रहा है सर, वो मणिपुर है। मणिपुर में शुरू के 100 दिन के एजेंडे में सरकार की तरफ से कौन से काम किए गए? क्योंकि ये सिर्फ एक विपक्ष की तरफ से उठाया गया मुद्दा नहीं था, बल्कि इसके लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह बहुत गंभीर नजर आए, और मणिपुर में शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए आप लोगों ने लगातार कोशिशें भी की हैं। आपने बहुत सही कहा। मणिपुर में स्वयं अमित शाह जी 1 हफ्ते रहे थे, राज्य मंत्री नित्यानंद राय वहाँ 20 दिन रहे थे। बार बार सहयोग होता है। अब देखिए, वो एक ऐतिहासिक प्रॉब्लम है। 2 समुदायों के बीच में बहुत विराग वैराग्य हो गया है, बहुत दूरी हो गई है। काफ़ी कुछ म्यांमार से लोग आते हैं, आपके जो अतिवादी संगठन हैं, तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा संवेदनशीलता से, ताकि 2 कम्युनिटीज़ के बीच में दुराव बहुत बढ़ा हुआ है और उसमें हिंसा भी हो रही है। तो सरकार समझाने की कोशिश कर रही है। सरकार उनको रचनात्मक रास्ता भी, कभी इस बात को मत भूलिए कि जो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक्ट है, वो सबको तो समाप्त किया गया नॉर्थ ईस्ट से। कितने बाकी संगठनों ने जो इस तरह के काम एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्हें सरेंडर किया है कि नहीं किया है? क्या मेघालय हो, क्या नागालैंड हो, क्या आसाम हो, क्या आपके, तो ये है। अब वहाँ कुछ और प्रयास करने की ज़रूरत है। वो प्रयास चल रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि मणिपुर को भी हम शांत करेंगे।
मोदी जी की सोच, अमित शाह जी की सोच रंग लाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट एजेंडा सर आपका रहा और इसको लेकर आपके चुनावी संकल्प पत्र में भी जिक्र था और रैलियों में भी तमाम इसका जिक्र हुआ, वो कहां तक पहुंचा? मैं बात कर रही हूं वन नेशन वन इलेक्शन की, क्योंकि ये आज समय की जरूरत भी है और इसके साथ चुनावों के माहौल में, क्योंकि चुनाव लगातार होते रहते हैं, ऐसे में हम एक बेहतर व्यवस्था की तरफ बढ़ सकते हैं जो कभी हुआ करती थी लेकिन फिर बीच में बंद हो गई। शुरू के 100 दिन में वन नेशन वन इलेक्शन और इसको लागू होने तक में अभी कितना वक्त और इंतजार सरकार के एजेंडे में शामिल है? पहले मैं आपको एक बात कह दूं, आप इसको 100 दिन के एजेंडे में मत जोड़िए जी। ये एक बड़ा चुनावी सुधार है जिसके लिए सबों से बातचीत करनी पड़ेगी, सबों को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, लेकिन ये होना चाहिए। उसके पहले मैं आपको एक बात बताऊं, धारा 370 समाप्त हुआ ना, 3 तलाक समाप्त हुआ ना, कश्मीर में चुनाव हो रहा है ना, अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर आगे बढ़ रहे हैं ना, कई स्टेट्स में हो रहा है, तो कई बड़े, अयोध्या का राम मंदिर बन गया कि नहीं बन गया? अब वक्फ बिल में परिवर्तन के लिए जेपीसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है? तो ऐसे जो बदलाव के मामले वर्षों से लंबित थे उसका निराकरण किया गया। अब ये है वन नेशन वन इलेक्शन। अब देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी हुई है लोकसभा का चुनाव, अभी हो रहा है हरियाणा कश्मीर का चुनाव, 2 महीने बाद होगा झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव, अगले साल दिल्ली का चुनाव, फिर बिहार का चुनाव, उसके अगले साल यूपी का चुनाव, बाकी नॉर्थ ईस्ट के चुनाव। तो ये कितने चुनाव होते रहेंगे? और ये बात आपने विषय उठाया है तो मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ, जब भी चुनाव होता है तो विकास की गति धीमी होती है, क्योंकि लोग कहते हैं ये मत करो फिर वो मत करो। हम कहते हैं कि एक स्टेट का चुनाव है तो वो कहते हैं टीवी दिखाता है, उसका इम्पैक्ट पूरे देश में होता है, प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, आप लाइव दिखाती हैं। तो 5 साल के लिए चुनाव हो, विधानसभा लोकसभा के खर्चा बचेगा, विकास की बात होगी, जिन्होंने काम नहीं किया जनता उनको हरा देगी। और देखिए, अब इस देश में लोकतंत्र बहुत मजबूत है, अब इस देश की जनता अच्छा काम करने वालों को जिताती है, दोबारा जिताती है, तिबारा जिताती है। मोदी जी को दिया ना, और जो नहीं करते उनको हराती है। तो मैं जनता के ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि लोग समझेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में है। लेकिन आप जब देश हित और इसके साथ देश हित से जुड़े हुए सुधारों की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसको लेकर विपक्ष को समस्या होती है, फिर चाहे वो वक्फ हो, फिर वन नेशन वन इलेक्शन हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, या कश्मीर में लिए गए आपके फैसले, आपकी सरकार की तरफ से लिए गए फैसले। आप देश हित की बात करते हैं, आप राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, आप देश सुधार की बात करते हैं, आप प्रोग्रेसिव अप्रोच की बात करते हैं, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं विपक्ष ये ढूंढ कर लेकर आता है कि बीजेपी अपना फायदा देख रही है, देश हित का नहीं सोच रही है। इसका जवाब बहुत सिंपल है, वो अपने वोट बैंक के हित की बात करते हैं, देश हित की बात नहीं करते हैं। पूर्णिमा जी, प्रधानमंत्री के निर्देश में कानून मंत्री के रूप में 3 तलाक का बिल मैं ही लेके आया था ना, उस समय मैं कानून मंत्री था। बिल्कुल सर। सोनिया जी ने विरोध किया, ममता जी ने विरोध किया, आपके मायावती जी ने विरोध किया, अखिलेश ने विरोध किया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट और आपके मलेशिया, इंडोनेशिया, इन कई मुस्लिम देशों में 3 तलाक ऐसी कुप्रथा पर नियंत्रित किया गया है, लेकिन भारत में नहीं हो सकता क्योंकि वोट बैंक है। ऐसा कैसे चलेगा भाई? क्यों चलना चाहिए? वक्फ में हम कहाँ कह रहे हैं कि वक्फ के संपत्ति को नष्ट करना लेना चाहिए? आपका अधिकार है, बिल्कुल रखिए, लेकिन वक्फ की जमीन के नाम पर जो माफियागिरी हो रही है, क्या हम छुपा सकते हैं क्या? 8 लाख हेक्टेयर जमीन के पास है, आप भी जानती हैं, दिखाइए आप कि वक्फ की जमीन पर क्या हो रहा है। तो क्या वक्फ के मैनेजमेंट में महिलाओं को नहीं रहना चाहिए क्या? क्या सरकारी जमीन को वक्फ पर कंट्रोल कर लिया गया तो इसका कोई रास्ता नहीं निकलना चाहिए क्या? ये बड़े सवाल, और ये सुधार होना चाहिए, और नरेंद्र मोदी की सरकार में हिम्मत है, वो करके दिखाएगी। अंतिम के 2 सवालों के लिए और रविशंकर प्रसाद जी आपका बस समय लूंगी। एक सवाल, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले दिल्ली का जिक्र किया कि दिल्ली में भी चुनाव होंगे और आपका ये बयान आया कि अरविंद केजरीवाल फौरन इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं, क्या अंदर कुछ सेटिंग चल रही है क्या? आज सेटिंग कुछ ऐसी सामने आई कि आतिशी मरलीना को
मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ा दिया गया और सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सहानुभूति फैक्टर को बटोरना चाहते हैं। जो उन्होंने 2014 में किया वो 2024 में रिपीट कर रहे हैं और इससे बीजेपी को नुकसान होगा। आप बीच में ये बात भूल गई कि उन्होंने किस तरह से शराब के घोटाले में उनकी भूमिका है। उनको बेल मिला है, ट्रायल अभी बाकी है, जान लीजिए आप। और अन्ना हजारे के शिष्य भ्रष्टाचार में इस तरह शामिल होंगे और जेल में 6 महीने रहेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। लालू जी के खिलाफ चारा घोटाले का केस मैंने ही बहस किया था जी सर। वो जेल गए थे, स्वर्गीय सुशील मोदी पिटिशनर थे, फिर भी उन्होंने इस्तीफा दिया। जब वो जेल गए अपनी पत्नी को बनाया। ये 6 महीने रहे जेल में, इस्तीफा नहीं दिया। तो ये इनका चरित्र है। अब बाहर आए, सिंपैथी क्या मिलेगी आप भी समझते हैं। अब उन्होंने उनको बनाया, अब छोड़िए। इसके बाद उनके इंटरनल मामले पर मैं क्या बोलूं। अब देश बहुत बदल गया है। देश इस तरह की लफाजी की राजनीति से आगे निकल गया है। एक अंतिम सवाल जी सर। देश ने केजरीवाल जी की असलियत समझ लिए जी बताएं। अंतिम सवाल सर बस, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। उड़ीसा में आज वो थे। सुभद्रा योजना जिसका वायदा आप लोगों ने चुनाव से पहले किया था उसको पूरा किया, लेकिन प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर उनके विजन को ध्यान में रखते हुए और उनको निजी तौर पर जानते और समझते हुए आपकी तरफ से एक बधाई संदेश, मैं जानती हूँ पर्सनली वो जा चुका होगा, लेकिन भारत 24 के माध्यम से आपकी तरफ से उनको लेकर बधाई संदेश आज क्या है? देखिए, पहला तो बधाई संदेश ये है, मोदी जी अपना बर्थडे नहीं मनाते। फील्ड में है ना, सुभद्रा योजना देना उनके लिए बर्थडे है। दिवाली के दिन वो दिल्ली नहीं रहते। कहाँ रहते हैं? जवानों के साथ पहाड़ों में, हिमालय में। ये मोदी जी हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगा, हे महान कर्मयोगी नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, हम लोग के नेता, आपको बहुत शुभकामनाएं। संकल्प के साथ एक शक्तिशाली भारत, एक प्रतिष्ठित भारत और भारत की आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाते हुआ भारत बनाते रहें, ताकि भारत दुनिया की एक और बड़ी ताकत बने। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले दिनों के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुन रहे थे आप पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को खास एक्सक्लूसिव बातचीत के साथ भारत 24 पर।